में डॉक्टर भाटी लगातार हमारे साथ में बने हुए। डॉक्टर भाटी, आपसे तो मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि एक टर्म बहुत ज्यादा चर्चित है आजकल, मेडिकल टूरिज्म। मैं चाहूंगी कि आप भारत 24 के दर्शकों को ये बताएं कि मेडिकल टूरिज्म क्या है और किस लिए यूज की जाती है ये टर्म। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हम एक आध्यात्मिक जगह पर बैठे हैं, स्पिरिचुअल जगह पे। जैसे मेडिकल टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, वैसे भारत के अंदर अभी स्पिरिचुअल टूरिज्म भी काफी बढ़ रहा है। तो मेडिकल टूरिज्म की एक और पार्ट है जिसको कि हम वेलनेस टूरिज्म कहते हैं, जिसमें अभी जैसे सचिन जी भी बता रहे थे, तो संस्कृति ग्रुप भी उस पर काफी काम कर रहा है। वेलनेस में बेसिकली क्या होता है कि आप बीमारी से पहले मेडिकल टूरिज्म में कोई भी कहीं किसी भी जगह से, विदेश से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया, क्योंकि भारत में हम ये तो मानते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट काफी अफोर्डेबल है, तो तभी जितने भी नेबरिंग कंट्री है, एक तो अफोर्डेबल भी है और हमारे पास सबसे बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो जो भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आते हैं, कि जैसे आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा रहे हैं, तो सर्जरी कराने के बाद आपका 10 डेज का जो भी हॉस्पिटल स्टे है, उसके बाद आप अपना वेलनेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं पूरा। सो वेलनेस में एक हॉलिस्टिकली अप्रोच की जाती है, जिसमें पूरा आपका ये मान के चलिए कि पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, आपकी डाइट को ठीक तरीके से फिर से रीस्ट्रक्चर करना, एक सात्विक डाइट के साथ आपकी लाइफस्टाइल के अंदर योगा, प्राणायाम, ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करना, तो एक वे ऑफ लिविंग आपको सिखाया जाता है वेलनेस में। तो भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म के अंदर वेलनेस टूरिज्म अभी काफी बढ़ भी रहा है, और मैं समझता हूं कि प्रिवेंशन में उसका एक काफी बड़ा योगदान रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वो अब काफी अफोर्डेबल हो गया है। पहले जब हम वेलनेस की बात करते थे, वेलनेस ट्रीटमेंट की, तो वो लगता था कि हाई क्लास वाले लोग ही जाकर करा पाएंगे, कि किसी रिसोर्ट्स में हो रहा है, बट अभी वो काफी अफोर्डेबल हो गया है। सचिन जी भी यहाँ बैठे हैं, बट वो मतलब पॉकेट फ्रेंडली है और इजीली लोग उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं इस तरह के पैकेजेस। तो आई थिंक मुझे लगता है अपने डे टू डे की इतनी बिजी लाइफस्टाइल में हम लोगों को जरूर इस तरह के वेलनेस टूरिज्म में भी, क्योंकि बाहर के लोग आके यहाँ पे उसका बेनिफिट करते हैं, तो हमें भी अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं उसको इनकलकेट करना चाहिए। जैसे हम अपना टेस्ट कराते हैं, वैसे ही इस तरह के ओवरऑल बॉडी में वेलनेस, पूरा ओवरऑल मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें उसको भी शामिल करना चाहिए। जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे वो था नीट। अगर इस वक्त मौजूदा वक्त में हम देखें देश में दो सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं, तो एक नीट है, दूसरा दिल्ली में जल संकट है। एंड विद द स्केर्सिटी ऑफ वाटर कम्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है बीइंग अ डॉक्टर? कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि दिल्ली के साथ साथ उसके आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है, या कहिए क्योंकि पानी की कमी से फिलहाल दिल्ली वासी झेल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ये तो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जैसा हम बढ़ रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इस तरह की जो चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल, डेफिनेटली वो आने ही हैं, और अभी जैसा हम देख भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। जब हम बढ़ते हैं अर्बनाइजेशन की तरफ, तब ऐसी चीजें कई बार जब डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाते हैं तो ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है निश्चित तौर पे। दिल्ली की बात करूं या ओवरऑल में भारत की बात करूं, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज भारत में हम पहले से देख ही रहे थे कि हमारी कम्युनिकेबल डिजीज का ग्राफ तो था, बट अब इसके साथ साथ जैसा अभी सचिन जी भी बात कर रहे हैं जैन जी की, युवाओं की, तो उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे हम बहुत ज्यादा अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ये जरूर है कि कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन से डेफिनेटली जो एनसीडीज बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल, जिसपे हमारा ट्रीटमेंट बर्डन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उसके ऊपर अधिक काम करने की जरूरत है। जैसे हम गवर्नमेंट के स्तर पे भी देखें कि अभी काफी आरोग्य मंदिर स्टैब्लिश हुए हैं। आरोग्य मंदिर से एक लेवल जाएं तो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेस है। पर जितना भी ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं वो अभी टर्शरी केयर पर ही कर रहे हैं, मतलब बड़े हॉस्पिटल्स पे, कि जिसमें सभी तरह की सर्जरीज अवेलेबल हो, सभी तरह का मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, पर बेसिक स्तर पे काम करने की। जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आईसीएमआर ने जो डेटा निकाला कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो है प्री डायबिटिक के केसेस हैं, मतलब वो अगले 1 या 2 साल में डायबिटीज की तरफ मूव होने वाले हैं। साउथ इंडिया में देखें तो डायबिटीज ज्यादा है। तो ये अभी जैसा हम डायबिटीज रिवर्सल की बात कर रहे थे, ये सब पे तो काम बिल्कुल हम कर ही सकते हैं कि प्री डायबिटीज को एटलीस्ट इस तरह का डेटा है तो उसको आगे डायबिटीज में ना कन्वर्ट होने दे। तो यहाँ पर हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो आरोग्य मंदिर बनाए हैं, उनका रोल काफी ज्यादा आ जाता है। टेक्नोलॉजी और एआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं
इस तरह की स्क्रीनिंग पर्पज में। और दूसरी जो डायबिटिक पॉपुलेशन है, क्योंकि देखिए जो ट्रीटमेंट का खर्चा बर्डन जैसा हम देख रहे हैं कि किडनी डिजीज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, डायलिसिस के सेंटर्स खोले जा रहे हैं। डायबिटीज, अगर किडनी डिजीज का मेन कारण देखें तो क्या है आपका, हाइपरटेंशन या डायबिटीज। पर अगर हम डायबिटीज हाइपरटेंशन के कंट्रोल प्रोग्राम पे ज्यादा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वही जो ट्रीटमेंट का खर्चा, हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं, हम डायलिसिस सेंटर ज्यादा, तो मुझे लगता है अभी बेसिक लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को और रोबस्ट करने की जरूरत है, जिसमें अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। गवर्नमेंट पूरा रेगुलेटरी सारा चीजें मैनेज करे, सब कुछ करे, बट जो प्राइवेट पार्टनर्स है, ऑपरेशन, स्किल्ड स्टाफ, वो सब प्रोवाइड करें, ताकि जो स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है उसको और रोबस्ट तरीके से हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट हाई रिस्क पॉपुलेशन को हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये हाई रिस्क वाले ग्रुप हैं, और उनके ऊपर फिर फॉलो अप पे काम करें। नहीं तो अब आप ये देखिए कि हम, भारत युवाओं का देश है, और थोड़े साल के बाद युवा जब एल्डरली की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो तो हमारे पास डिजीज का बर्डन इस तरह से बढ़ता ही रहेगा। तो मुझे लगता है स्क्रीनिंग पे काम करने और की ये जरूरत रिपोर्ट्स भी कहती है कि भारत आज युवा प्रधान देश है, लेकिन एक टाइम आने के बाद में सबसे ज्यादा बूढ़ी आबादी वाला देश, 45 जिसको हम जापान कहते हैं, जापान आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बूढ़ी आबादी वाला देश है, तो भारत भी एक टाइम पे वो नहीं, जाएगा। वो बूढ़ी आबादी के साथ हेल्दी भी हैं, हाँ। पर हम एल्डरली के साथ ये प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर भाटी हमारे बीच में मौजूद हैं, और डॉक्टर भाटी, अभी हमने 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया, और योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी, और न केवल नेशनल प्लेटफॉर्म पर बल्कि इंटरनेशनली भी वो योग को लेकर गए, और इस बार भी वो योग करते हुए नजर आए। क्या लगता है कैसी पहल है, और कैसे इसमें और ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है? हालांकि पिछले 10 सालों में बड़ी संख्या में लोग योग से जुड़े हैं। बिल्कुल, देखिए योग की जब हम बात करते हैं तो वो होलिस्टिक हेल्थ की बात करती है, योगा और मेडिटेशन। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, सभी तरह की ओवरऑल वेलबींग के लिए डेफिनेटली योगा मेडिटेशन जरूरी है। और जैसा हम भारत में देख रहे हैं, इवन युवाओं के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए आपको योगा मेडिटेशन जरूरी है। 15 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए, ताकि पर आपको उसको अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करने की जरूरत है। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर उसके साथ योगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और योगा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जैसा आजकल काफी ज्यादा अवेयरनेस हो भी रही है, लोग उस तरफ मूव कर भी रहे हैं। और दूसरा, अगर हम देखें, उसके ऊपर काफी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी आए हैं जो ये शो करते हैं कि आपके वो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो ओवरऑल वेलबींग के लिए योगा को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की मुझे लगता है आगे वाले टाइम में ज्यादा जरूरत है, और करना भी चाहिए। एब्सोल्युटली यस। इस बीच और कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो कि आने वाले टाइम में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? जैसे हाइपरटेंशन हमने देखा, एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। डायबिटीज का जिक्र अभी आप कर रहे थे, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम अब बन गई है और आने वाले समय में और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या कुछ हो सकते हैं जो कि एक इंडिविजुअल ले सकता है बेसिक स्टेज पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डायबिटीज की कैपिटल जैसे बन रहे हैं हम, हार्ट डिजीज की कैपिटल बन रहे हैं, इवन कैंसर के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा तो अभी जैसे ICMR NIA की गाइडलाइंस भी आई थी कि 60% कंट्रीब्यूशन इसमें डाइट का है। तो डाइट को हमें डेफिनेटली ठीक तरीके से उसको फिर से एक बार रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और डाइट में खाली ये नहीं कि हम बात करते हैं वेस्टर्न डाइट की, तो चलिए ठीक है, वो जंक फूड तो ठीक है नहीं, पर ट्रेडिशनल डाइट की भी बात करें, क्योंकि आप ये देखिए कि काफी ज्यादा प्रचलन है, हम बहुत ज्यादा फ्राइड, जंक, मीठा, इवन भारत में बात करें छोले भटूरे, समोसे, ये सब ये उतना ही हार्मफुल है जितना हम जंक फूड की बात कर रहे हैं। तो एक तो डाइट का, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर 360 के करीब बोन्स हैं, 600 से ज्यादा मसल्स हैं, तो जितना ज्यादा हम मूवमेंट बढ़ाएंगे वो बहुत जरूरी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा कॉज है हर तरह की डिजीज का। और कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्क्रीनिंग। जैसे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर भी कुछ स्क्रीनिंगेबल टूल्स अवेलेबल है, तो स्क्रीन जरूर कराना चाहिए। जैसे हम महिलाओं की बात कर रहे थे, तो भारत के अंदर सर्वाइकल कैंसर है एंड ब्रेस्ट कैंसर के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा हैं, नंबर 1 है। तो एटलीस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए तो इस बार इनफैक्ट वैक्सीनेशन के लिए बजट में भी उसको शामिल किया गया है कि बजट के अंदर की जो स्पेसिफिकली उस एज ग्रुप की जो भी हमारी ग्रुप हैं उनको वो वैक्सीन भी दी जाएगी। तो मैं समझता हूं इन सभी NCD से बचने के लिए जितना हो सके हम स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम करना ज्यादा जरूरी है।